रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अभी 1 तारीख शुरू हो गई है, 2025 का आगाज़ हो गया है। हुकूमत के पास वक्त बहुत कम रह गया है। जो बाइडन इंतज़ामिया के जाने में 3 हफ्ते से भी कम टाइम बाकी है। जब अमेरिका में नई इंतज़ामिया आएगी तो हुकूमत के पास मगरबी ममालिक की जानिब से जो एक सपोर्ट थी कि आप पाकिस्तान में कुचल कर रख दें सियासी पार्टी को, आप पाकिस्तान के अंदर जुल्म और बर्बरियत करें, आपको ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, तो वो सपोर्ट अब ख़त्म हो जाएगी और मुमकिन है कि उसके ऊपर बात पूछकछ भी हो जाए। और ये भी हो सकता है कि इस मामले के ऊपर एक इंक्वायरी हो जाए, जिसकी आजकल खबरें आ रही हैं कि मुमकिन तौर पे एक इंक्वायरी हो सकती है आने वाले दिनों में और ये पता चल सकता है कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन कैसे हुआ। तो अब हुकूमत के पास वक्त कम है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए और उनको ठीक करने के लिए। मैं सहाफ़ियों की जो डिमांड्स हैं या उनके जो तज्जिए हैं उनसे बहुत चीज़ें सामने आ जाती हैं, क्योंकि मेरे सारे कुलीग हैं, मुझे आइडिया है कि किसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो वहाँ से खबरें लेता है, किसके ताल्लुकात जो हैं वो PMLN के साथ बहुत अच्छे हैं या हुकूमत के साथ, वो वहाँ से खबरें लेता है। कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जिनके हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों के साथ इस वक्त बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना तो ये 3 तरह की कैटेगरीज हैं। इनमें सबसे पहले जो सहाफ़ी एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं या जिनका इन्हिसार एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है या जिनकी वीडियोज होगी या कोई और चीज़ें होगी एस्टेब्लिशमेंट के पास, वो बेचारे इमरान खान साहब को मुज़ाकरात के लिए बार बार आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब थोड़ा सा पीछे हट जाएं, थोड़ी सी बात मान लें, अपनी पब्लिक के लिए थोड़ी सी बात मान लें, थोड़ा सा अपने मौक़िफ़ से लचक पैदा कर दें। इमरान खान साहब चले बनी गाला चले जाएं कुछ अरसे के लिए, कहीं ना कहीं बात कर लें, एस्टेब्लिशमेंट से बात करने में क्या हर्ज है, या मुतालबात को तस्लीम करने में अपने मौक़िफ़ से थोड़ा सा हट जाने में क्या हर्ज है। अगर आपकी कैद खत्म हो जाती है और आप आगे जाके जो है आपको कुछ सहूलत उसमें मिल जाती है या आप रूटीन की पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, तो एक तरफ के लोग जो है वो ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब है। दूसरी जो तरह के साफ़ी हैं, हमारे दोस्त दानिश्वर जो नून लीग के करीब है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पे नाकाम हो जाएं। उसकी वजह यह है कि वो जानते हैं कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट फंस गई है और एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये मुज़ाकरात हों और मुज़ाकरात के नतीजे में ये खुद ही किसी नतीजे में पहुंच जाए, हम दबाव डाल के कोई ना कोई हल इसका निकाल दें ताकि जो अमरीकी दबाव आ रहा है या जो आलमी दबाव आ रहा है उस दबाव को अवॉइड किया जा सके। उसको टैकल करने के लिए इन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ की हैं। मैंने आपको चंद दिन पहले बताया था, अभी पाकिस्तान की मीडिया ने उसकी कंफर्मेशन भी दे दी है कि इस्लामाबाद के अंदर बड़ी अहम तरीन मीटिंग्स हुई हैं। वैसे ये खाते में डाल दिया गया इसहाक डार साहब के कि उन्होंने अमेरिका से और बैरून मुल्क से जो आने वाले बड़े इंपॉर्टेंट सफारतकार हैं, बड़े अहम लोग हैं, उनके साथ मुलाकातें की, लेकिन ये सिर्फ उन्होंने नहीं की, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व थी और कुछ बड़े अहम फैसले किए गए हैं। स्पेशली अमेरिका की आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे खुश रखना है, उनके साथ ताल्लुकात को कैसे बेहतर करना है, इस हवाले से एक लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई है और सर जोड़कर लोग बैठे रहे। तो उसका नतीजा क्या निकला है वो भी एक ट्वीट है, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन पहले आप ये देखें कि कुछ सहाफ़ी जो नून लीग के बहुत करीब हैं दानिश्वर, वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो ही ना, जैसा कि ख्वाजा आसिफ हैं, जैसे और बहुत सारे लोग हैं, वो सवालात उठा रहे हैं। उनका तरीका वारदात ये है कि वो इमरान खान को ब्लेम करते हैं या ताने देते हैं कि अब आप मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं, आप तो हमें चोर और डाकू समझते थे, तो अब आप हमारे साथ बात क्यों कर रहे हैं, कल आप बात नहीं करना चाहते थे, अब आप क्यों करना चाह रहे हैं। तो इस किस्म के ताने दे के चीज़ें करके वो ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात खत्म हो जाएं। रीजन ये है कि उन्हें इस बात का पता है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होंगे तो इसका बेनिफिशियरी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान होगा। अगर कोई लूजर होगा तो इस वक्त जो लोग जाली इक्तदार में बैठे हुए हैं ये लूजर होंगे। तीसरी तरह के लोग वो हैं जिनके दोनों तरफ ताल्लुकात हैं, यानी वो बेचारे कंफ्यूजन में है कि मुज़ाकरात होने तो चाहिए, वो ये भी कहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं इनका नतीजा कोई नहीं निकलेगा, ये लंबे चलेंगे। तो इस वक्त इन 3 कैटेगरीज के अंदर इनको आप डिवाइड करें। मुज़ाकरात एक्चुअली हो कहां रहे हैं ये जरा आप देख लीजिए। ये 2 तरह के मुज़ाकरात हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक मुज़ाकरात वो हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो सरदार अयाज सादिक स्पीकर कौमी असेंबली, वो भी जाली फॉर्म 47 के ऊपर, और उनके साथ जो है वो कुछ एक हुकूमती टीम बैठी हुई है। दूसरी जानिब कुछ 7 बंदों के नाम इमरान खान साहब ने दिए हुए हैं। ये आपस में बैठ के मुज़ाकरात वगैरह खेलते रहते हैं, करते रहते हैं और यहां पे कोई नतीजा नहीं निकलना। ये सिर्फ फेस सेविंग है, ये सिर्फ सामने दिखावा है कि जनाब मुज़ाकरात होने, फैसले कहीं और से आएंगे और यहां पे आकर इंप्लीमेंट हो जाएंगे। और यहां पे कैसे आएंगे मैं बताता हूं आपको। होगा ये कि फैसला बता दिया जाएगा आसिफ जरदारी को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ तो अब 12वें खिलाड़ी हैं इमरान खान के बकौल, और इमरान खान को। और जिस चीज़ के ऊपर बैकडोर चैनल में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें 2-4 शख्सियत के मैं नाम भी जानता हूं। एक्चुअली इमरान खान साहब से जेल में मुलाकातों की कोशिशें भी हो रही है, बंदे जा भी रहे हैं जेल में। अब क्योंकि PTI अभी तक खुद इस बारे में नहीं बता रही, तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि बंदे तो जेल में जाते हैं और बंदे जेल में इस तरह जाते हैं जैसे कोई भी नहीं जाता, और ऐसे औकात में जाते हैं जिन औकात में जाने नहीं दिया जाता, और उनके पास फाइलें और चीज़ें उनके साथ होती हैं, और जिस तरह वो जाते हैं प्रोटोकॉल्स में वैसे ही वो वहां से निकलते हैं। और जिस तरह रात के वक्त कभी कभी जेल के दरवाजे खुलते हैं, कभी कभी बहुत सुबह खुलते हैं, तो ये सारी चीज़ें नजर आ रही हैं। मैं ये रिपोर्ट आपको कर रहा हूं और काफ़ी दिनों से कर रहा हूं। तो 2 तरह के मुज़ाकरात हैं, जो बैकडोर चैनल मुज़ाकरात हैं, जिस वक्त वहां कोई नतीजा निकलेगा तो ऑटोमेटिकली ये जो सामने वाली कमेटी है ये भी किसी नतीजे पे पहुंच जाएगी और चीजें फिर आप हल की जानिब जाते हुए देखेंगे। प्रॉब्लम फंसा कहां हुआ है,
और प्रॉब्लम उधर ही फंसा हुआ है कि इमरान खान बाहर निकल गया तो भाई इसका सामना कौन करेगा। मसला यह है कि वो कह रहे हैं जी सबसे पहले आपको जेल से हमने रिहा नहीं करना। सबसे बड़ी शर्त यह कि अगर जेल से इमरान खान को रिहा किया तो जैसे ही खबर चलेगी कि इमरान खान साहब की रिहाई के अहकामात हो गए, पूरा पाकिस्तान जेल की तरफ चल पड़ेगा। ये सिर्फ अटक शहर अगर जेल के बाहर आ जाए ना, अडियाला के बाहर, तो आप सोच नहीं सकते कि क्या हाल हो जाएगा। रावलपिंडी निकल आएगा, इस्लामाबाद निकल आएगा, स्वाबी से पश्तून भागे आएंगे, मियां वाली से लोग निकल कर आ जाएंगे, आपका जो सॉल्ट रेंज है जिसको आप चकवाल कहते हैं, जेलम के इलाके हैं, ये सारे लोग, ये तो एक एक घंटे की ड्राइव के ऊपर है। ये एक एक घंटे के, डेढ़ घंटे के फासले के ऊपर जितने शहर हैं, ये सारे ही निकल आए तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे और फिर पूरा पाकिस्तान उमड़ आया तो फिर क्या होगा। तो यहां इमरान खान साहब को एक कड़ी शर्त यह है कि जनाब आपको जेल से हमने रिहा नहीं करना। आप किसी जगह अपने घर पहुंचे, उसके बाद आपकी रिहाई के अहकाम हो जाएंगे। वहां से आगे फिर आप अपनी एक्टिविटीज को ग्रेजुअली शुरू करें, कोई झटका आप हुकूमत को ना मारे, बेड़ेगर्क हो जाएगा। तो एक तो ये इमरान खान साहब के सामने मुतालबा रखा जाता है। दूसरा ये है कि सिस्टम को चलने दें। उन्हें यह कहा जाता है बार बार जनाब इकॉनमी हम ठीक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई भी चीज ठीक नहीं कर रहे। एक नई रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट जो है वो लोकल रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट इंटरनेशनल रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में किस तरीके से गुर्बत के अंदर इजाफा किया गया है। ये रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, अभी आपको दिखा देता हूं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। लेकिन इन्होंने बेड़ागर्क किया। इमरान खान साहब को कहते हैं जनाब मुल्क का बिल्कुल ही सत्यानाश हो जाएगा, आप प्लीज कुछ अरसा हमें ये तजुर्बा पूरा करने दें, ये बजट हमें देने दें, चीजें ठीक करने दें, IMF के साथ मामला हमारे चल रहे हैं तो मामला को भी आगे की जानिब जाने दें। हमें कभी वो मांगते हैं 2 साल, कभी 1 साल मांगते हैं, 6 महीने की भी बीच में बात हुई। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं नॉर्मल तरीके से कानून के मुताबिक मुझे छोड़ दें, मैं यहां से जेल से रिहा हो जाऊंगा। लीडर की तरह इमरान खान साहब घर जाएंगे और वहां जाकर बैठ के वो फैसला करेंगे अपनी सारी पार्टी को बिठाकर कि जनाब अब आगे करना क्या है। किस तरीके से इस जाली मैंडेट वाली हुकूमत से जान छुड़ाकर पाकिस्तान में हकीकी अवामी हुकूमत बनाकर पाकिस्तान को वापस संभाला देने की कोशिश करनी है। तो जनाब ये है मामला। अब कई सहाफी ऐसे हैं जिन्होंने, ये बैकडोर चैनल जो मुज़ाकरात है मैं उनकी बात कर रहा था, अब कई हमारे दोस्त सहाफी ऐसे हैं जिन्होंने हुकूमत की बेइज्जती करना शुरू कर दी। यानी इन्होंने बड़ा हुकूमत का साथ दिया, बड़ी कोशिश की। इनमें 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हुकूमत के साथ खड़े थे, वो अब हुकूमत को गालियां दे रहे हैं क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खड़े कर दिए, भी ये है ही निकम्मे नलायक है, कुछ नहीं कर सके। तो आप जाने और ये जाने आपको अब फ्री हैंड है। तो वो फ्री हैंड उनको मिल गया, वो अब दबा के बेइज्जती कर रहे हैं हुकूमत की कि सारा कुछ आपको करके दिया, पकी पकाई हांडी आपको दी, आपसे काम ही कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरह के वो लोग हैं जिन्होंने नवाज शरीफ से एक उम्मीद बांध ली थी कि नवाज शरीफ इनकलाबी है। उन्हें लगा कि नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट को वापस बैरकों में बंद कर देगा, फौज का सियासत के अंदर से किरदार बिल्कुल खत्म कर देगा। लेकिन उनकी उम्मीदों के बरक्स नवाज शरीफ साहब लंदन से बहुत बड़े साइज का बुरुश बनवा कर लाए और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने मिलकर ऐसी पॉलिश शुरू की कि उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। मरियम नवाज से उम्मीदें जिन्होंने बांधी थी उनकी उम्मीदें भी पॉलिश के अंदर बह गई। अब सूरत हाल यह है कि वो सहाफी जो इनसे इनकलाब की उम्मीद लगाए बैठे थे, सिविलियन सुपरमेसी की उम्मीद लगाए बैठे थे, वो अब दिन रात गालियां दे रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं। तो यहां पे ये भी सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं आपको बताऊं कि उन्होंने भी अपनी दूसरी तैयारी कर रखी है। यानी एक तरफ तो वो मुज़ाकरात कर रहे हैं फ्रंट के ऊपर, एक उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं बैकडोर चैनल, और तीसरा वो अपनी पब्लिक को एक मरतबा फिर तैयार करना शुरू हो गए हैं और उन्होंने इंदिया देना शुरू कर दिया है कि हम एहतजाजी तहरीक के लिए तैयार हैं। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब ना हुए या किसी नतीजे पर ना पहुंचे तो बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी। अब जो बाइडन के दौर में तो खुली छूट होती थी, अगर अब तहरीक इंसाफ निकलती है तो क्या उसी तरह पाकिस्तान की हुकूमत कंटेनर्स इकट्ठे करके खड़े कर सकती है? क्या उसी तरह कत्लेआम कर सकती है जैसे डी चौक में किया? क्या उसी तरह जो है वो ब्रूटल फोर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है सिविलियंस के खिलाफ? क्योंकि अब तो बिलावल ने भी कहना शुरू कर दिया कि ये जुल्म और बर्बरियत है कि बिलावल इसका हिस्सा है। लेकिन पहले बिलावल की तरीका वारदात यह है कि हर जुल्म का हिस्सा बनने के बाद में मजलूम बनने की एक्टिंग शुरू कर देता है बिलावल जरदारी। तो बिलावल जरदारी ने भी ये एक्टिंग शुरू कर दी है, कभी इंटरनेट को लेकर, कभी सोशल मीडिया को लेकर, कभी जो है वो जुल्म और बर्बरियत को लेकर। तो ये एक्टिंग जो है वो अब लोग जानते हैं, लोग एक नई सदी के अंदर जिंदा हैं, ये सोशल मीडिया का दौर है, लोग हकायक जानते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जानती है कि आलमी प्रेशर की वजह से अब हमारे साथ उस तरह की सख्ती नहीं हो पाएगी। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो वो दोबारा एहतजाजी तहरीक के लिए तैयार है। डेडलाइन है 31 जनवरी। जो बाइडन की हुकूमत खत्म हो जाएगी 19 जनवरी को, और 31 जनवरी तक अगर ये मामला नहीं होते तो फरवरी के मिड में आप एक बड़ी एहतजाजी तहरीक दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से देख रहे होंगे। शहबाज शरीफ ने इस मौके पे फिर से डरे हुए बयान देना शुरू कर दिए। पहले तो वो ऊ वाला बयान जो है वो आप देखे, उनके अपने साथी, उनके अपने दोस्त उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ये ऊ करके कौन सा एहतजाज होता है? कभी करके आवाज निकालते, ऊ करके इनकी आवाजें चूंचा ही खत्म नहीं हो रही। ऐसा अजीब वज़ीर आज़म नमूना लाकर पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दिया है, और वो भी सीरियस होकर बैठ गया कि वज़ीर आज़म है। और भाई 17 सीटें टोटल नहीं आप लोग जीते, 17 सीटों के साथ वज़ीर आज़म कैसे बन गया? 17 सीटों के साथ तो आपको इत्तेहादी जमात के अंदर 2 वजारतें मिलती हैं, और जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनकर बैठ गए और सीरियस भी हो गए कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान हूं, और उठ के जनाब अपनी चूं चां ऊ आ की कहानियां भी सुनाना शुरू कर दी हैं। एक अजीब ज़हनी मरीज को लाकर मुसल्लत किया गया है ताकि उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सके।
ये सिर्फ उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। अब वो कह रहे थे धरनों ने मुल्क का धड़न तख्ता किया, ये शहबाज शरीफ ने कहा। तो जनाब मैं एक चीज आपको बता दूं कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई धरना नहीं दिया। यहां पे जो आखिरी धरना हुआ, एक तो अभी मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के जुल्म के खिलाफ धरने जारी है, और अच्छी बात यह है कि क्रोम एजेंसी के अंदर फरीकैन के अंदर मुआहिदा हो गया है। 45 लोगों ने उसमें दस्तखत कर दिए हैं, कुछ उसूलों के ऊपर इत्तफाक हो गया है, और उम्मीद की जा रही है कि अब रस्ते भी खुल जाएंगे, हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके ऊपर फैसल अमीन खान ने एक बड़ा डिटेल किस्म का ट्वीट किया है, और उस खुशखबरी को उन्होंने बताया कि जनाब ज्यादातर चीजें जो है वो हल हो गई हैं, और इसमें सूबाई हुकूमत ने बड़ा रोल प्ले किया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये हालात मजीद खराब होने से बच गए हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं इसको एक नालायकी कहूंगा हुकूमतों की, चाहे वो सूबाई है चाहे वफाकी हुकूमत है, कि ये मामला बहुत पहले हल होना चाहिए था। लेकिन बहुत बड़े कत्लेआम के बाद, बहुत बड़े साने के बाद बिलाखिर फरीकैन ने दस्तखत कर दिए। तो धरने तो टीएलपी ने दिए और उसको हुकूमत ने फैसिलिटेट किया, जमात इस्लामी ने दिया, हुकूमत ने फैसिलिटेट किया, इमरान खान के दौर पे फजलुर रहमान ने दिया, आप लोगों ने खुद भी धरने दिए। इमरान खान ने तो 2014 में धरना दिया था, तो आज 2024 है, तो 10 साल के बाद आप उसके बहाने नहीं बना सकते। तो शहबाज शरीफ साहब को पहले से ही नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में उनके साथ होने क्या जा रहा है। सूरत हाल नाज़रीन की ये हो गई है कि पहले जब पाकिस्तान में धांधली होती थी ना, तो लोग उसको जस्टिफाई करते थे, नहीं जी नहीं इतनी धांधली नहीं हुई, झूठ बोलते हैं ये। कहते नवाज शरीफ का 2013 का दौर है, इमरान खान साहब कहते थे धांधली हुई है, हमें पंक्चर लगे हैं, हमारी सीटें चोरी की गई हैं, 2/3 अक्सरियत इनकी नहीं थी, अपोजिशन पार्टी मेरी थी, पीपल्स पार्टी की नहीं थी। तो उस वक्त वो कहते थे नहीं नहीं जी धांधली नहीं हुई है, झूठ बोलते हैं। आज आपको पता है इनके हालात क्या है? आज ये बजाय ये कहने के कि धांधली नहीं हुई, इनका दिफा ये है कि जनाब धांधली हुई है तो कौन सी पहली दफा हुई है। आप पोजीशन का अंदाजा करें कितनी कमजोर पोजीशन पे इस वक्त ये हुकूमत खड़ी हुई है कि ये अपने मुंह से ये एक दफा भी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली नहीं हुई। ये कहने की बजाय ये कहते हैं जनाब ये कौन सी पहली दफा हुई है, पहले भी तो होती रही है। भाई पहले अगर धांधली होती थी ना 19-20 होती थी, इस दफा जो 19-120 हो गई है। बेड़ा ही गर्क कर दिया, 17 सीटों वाले को हुकूमत बनाकर दे दी, और जो 180 नशिस्तें पार्टी जीती हुई थी उसको लाकर महदूद कर दिया 100 सीटों से भी नीचे, और मखसूस नशिस्तें भी छीन ली। तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इस बड़े पैमाने पर धांधली हुई, इससे पहले नहीं हुई है। और इस किस्म का जो अजीबोगरीब किस्म का जस्टिफिकेशन है या जो जवाब पेश किया जाता है कि पहले भी धांधली होती रही है, तो आप 3 पहिए वाली साइकिल का जो है ना वो आप रेसिंग कार के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ ये होता था कि एस्टैब्लिशमेंट जो है, जो हुकूमत बन रही होती थी, अपना बोझ उसके पलड़े में डाल के उसकी मदद कर देती थी ताकि उनके ऊपर एहसान चढ़ जाए और एक वर्किंग रिलेशन बन जाए। और एस्टैब्लिशमेंट धांधलियां करती भी रही है। ये आपको याद होगा IGA बनाई बेनजीर के खिलाफ, बड़ा गंद मारा इन्होंने। लेकिन ये जो अब किया है इससे बड़ा गंद पाकिस्तान की तारीख में हुआ नहीं है जो इलेक्शन के साथ इन लोगों ने कर दिया है। चेयरमैन PTA ने नाज़रीन बड़े अजीबोगरीब बयान दिए। मैं वो बयान पढ़ने के बाद पहले ये सोचता रहा कि क्या इस आदमी ने ये बयान दिए भी हैं या झूठ है। यानी एक उन्होंने कहा कि आज पहली मर्तबा पता चला कि इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। ये कायमा कमेटी में सेनेट की पेश हुए, वहां उन्होंने कहा कि पहली दफा पता चला कि ये बंदिश गलत होती है। हैरत है मुझे। दूसरी बात इन्होंने की कि 8 फरवरी के इलेक्शन के रोज भी इंटरनेट की बंदिश गलत थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इंटरनेट और सोशल मीडिया एप्स बंद हुई। अब कादी फायद ईसा उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस थे। कादी फायद ईसा से किस किस बात का जवाब लेंगे? पाकिस्तानियों के हाथ होंगे और कादी फायद ईसा का गिरबान होगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस आदमी ने पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया, कोई जज पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सका। इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां इस आदमी की सर्राई में और इसकी मदद के साथ हुई हैं। तारीख का मुतनाज़ तरीन इलेक्शन इस आदमी ने करवाया है। फिर एक और चीज है जी, नई सबमरीन केबल जो है उसको शार्क नहीं काट सकती। आप किसी और चीज को शार्क कहते हैं तो वो अलग बात है। ये चेयरमैन PTA कह रहे हैं। वो कहते हैं जी हम तो बंद ही नहीं करते, हमें तो हुकूमत कहती है हम बंद कर देते हैं इंटरनेट। और ये रिटायर्ड जर्नल है, इनकी काबिलियत का आप अंदाजा लगा लें। एक तो हर जो बड़ी सीट होती है जैसे ही वो खाली होने लगती है, कोई ना कोई जर्नल रिटायर हो जाता है, हमारी किस्मत वो नगीना तोहफा आकर उस सीट के ऊपर बैठ जाता है। और हम एक ऐसी बदकिस्मत कौम है कि हमने इन नगीनों की, इन तोहफों की कदर नहीं की सही तरह। अगर हम इनकी कदर करते तो आज पाकिस्तान आगे निकल जाता। लेकिन जनाब हर सीट के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के एक आधा रिटायर फौजी ऑफिसर आके बैठ जाते हैं और वो आकर वहां पे काम करते हैं, और जो सिविलियंस हैं वो उनके अंडर काम करके कंट्रोल में रहते हैं। ऐसा लगता है कि सारे इदारों को बेहतर चलाने की कैपेसिटी सिर्फ पाक फौज के रिटायर अफसरान के पास है और किसी के पास है नहीं। अब आ जाए जनाब, ये जो गुर्बत वाली रिपोर्ट है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट को अगर आप देखें तो आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान के साथ इन लोगों ने किया क्या है। नाज़रीन ये डाटा ये बता रहा है कि 2024 में मौजूदा हुकूमत के दौर में पाकिस्तान में गुर्बत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ और 7% से ज्यादा गरीबों की तादाद में इजाफा हो गया। 1,30,00,000 मजीद पाकिस्तानी शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी से मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। ये जनाब इन्होंने कारनामा किया है। 7% गुर्बत की मिकदार में इन्होंने इजाफा कर दिया है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में गुर्बत कम हुई थी। मैं आपको डाटे के साथ साबित कर देता हूं। 2019 में, 2018 में जब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ छोड़कर गए तो यह गुर्बत तकरीबन कोई 22% के आसपास थी। फिर इमरान खान साहब का दौर आ गया और कोरोना की वजह से गुर्बत की मिकदार में कुछ इजाफा हुआ।
लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसा कंट्रोल किया कि कोरोना वायरस के बावजूद, बदतरीन हालात के बावजूद गुर्बत की शरह को 22% से कम कर 17.1% तक 2022 में इमरान खान साहब लेकर आए। यानी 17.1% तक इमरान खान साहब लेकर आए थे, 22% से कम करके। कोरोना वायरस के बावजूद, बदतरीन माशी हालात के बावजूद, जो गड़े ये खोद कर गए थे, इसके बावजूद इमरान खान ने गुर्बत को 5% कम किया था। और अभी 1 साल के अंदर शहबाज शरीफ ने गुर्बत को 7% मजीद बढ़ा दिया है और इस वक्त पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25.3% तक पहुंच गई है। यह है जनाब इनके कारनामे। नाज़रीन, एक खबर मैं आपको जाते जाते दे दूं, और वो खबर यह है कि 34 मिनट की आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड तोड़ा है। गवर्नर सिंध कह रहा है हमने 40 मिनट की आतिशबाजी कर दी नए साल पे। इस शहर में पीने के लिए पानी नहीं है, इस शहर में निकासी आपका सिस्टम नहीं है, लोग बीमारियों से और गुर्बत से मर रहे हैं। इस शहर में रोजाना मोबाइल फोन छीने जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के सीरियस तरीन इश्यूज हैं। यह दुनिया के उन शहरों के अंदर शामिल हो गया है जहां पे हालात इंसानों के रहने के लिए बदतरीन है। और उस शहर का गवर्नर कह रहा है, उस सूबे का, कि जनाब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, 34 मिनट से ज्यादा बढ़ा के 40 मिनट की आतिशबाजी की है मैंने। शौक इनके चेक करें आप। और मैं आपको बता देता हूं 50 मिनट से ज्यादा आतिशबाजी कर दी है उसने, अबू धाबी ने। अब अगले साल इस गवर्नर को और पटाखे चलाने पड़ेंगे। चलाते रहो पटाखे, चलाते रहो पटाखे। इस तरह के तोहफे मुसलत किए पाकिस्तान के ऊपर, यही अंजाम होना था। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।